एलिजा इम्पे और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग दोनों के बीच में खूब तू मैं होती थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी कि अथॉरिटी किसकी रहेगी। ये बड़ा कन्फ्यूजन था कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल हैं उनकी चलेगी या एलिजा इम्पे जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी, चीफ जस्टिस, उनकी चलेगी। इसीलिए 1781 में एक एक्ट और आया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। तो अगला एक्ट हमें जो पढ़ना है वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसे हिंदी में भी प्यारे बच्चों यही कहेंगे, सेटलमेंट अधिनियम 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये पढ़ना। दरअसल ये इस एक्ट की सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टॉचेट कमेटी, एक ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन हाउस था, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, टॉचेट कमेटी, टॉचेट कमेटी। हाउस ऑफ कॉमन जो थे उनकी सिफारिश पर टॉचेट कमेटी बनी थी, और टॉचेट कमेटी ने स्टडी करके ये बताया था कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर ज़्यादा होनी चाहिए या एलिजा इम्पे जो चीफ जस्टिस थी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की, उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। तो लास्ट में फिर फैसला दिया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया गया इस कमेटी की सिफारिश पर। देखिए सीधी सी बात है, टॉचेट कमेटी बनी हाउस ऑफ कॉमन की सिफारिश पर। क्यों बनी? क्योंकि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे के बीच में खूब तो मुंह में चल रही थी। वो कह रही थी मैं सुपीरियर हूँ, वो कह रहे थे मैं सुपीरियर हूँ। तो ये मामला पहुंचा हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिश पर टॉचेट कमेटी बनी, और टॉचेट कमेटी ने स्टडी करके बताया कि भैया ऐसा है, भारत के मैटर में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो सुपीरियर है, एलिजा एम्पे जाए भाड़ में। ठीक है, तो टॉचेट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन में क्लियर कट कर दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बी सुपीरियर, विल बी सुपीरियर। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में एक ही बात हमें पढ़नी है, टॉचेट कमेटी की सिफारिश पर यह एक्ट आया था, और इस एक्ट में एक खास बात थी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे सुपीरियर मान लिया गया, यानी कि उच्च पद पर मान लिया गया एलिजा एम्पे से। ये बात हमें समझनी है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट कुछ बुक्स में आपको मिलेगा, कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की अगर बात करूं तो उसमें क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? 1781। किस कमेटी की सिफारिश पर आया? टॉचेट कमेटी की सिफारिश पर ये आया था, और ये कमेटी हाउस ऑफ कॉमन्स की रिकमेंडेशन पर बनी थी। आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एक नए एक्ट के बारे में जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो अभी तक हमने दो एक्ट पढ़े हैं, पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और दूसरा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट अधिनियम 1784। अब पहला सवाल ये कि ये पिट कौन है? तो भैया पिट थे ब्रिटिश पीएम, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे पिट। 1780 से 1783 तक ये पीएम थे, और इनको कहा जाता है यंगेस्ट पीएम ऑफ ब्रिटेन। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने अपने नाम से एक एक्ट भारत भेजा जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई थी उसी कमी को पूरा करने के लिए इस एक्ट को भेजा गया था। इस एक्ट की, रेगुलेटिंग एक्ट की एक कमी को तो सेटलमेंट एक्ट में दूर कर दिया गया, जिसमें एलिजा एम्पे और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के बीच में तू मैं चल रही थी। तो सेटलमेंट एक्ट 1781 में ये मान लिया गया कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है वो सीनियर होंगे। उसके अलावा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था उसमें बहुत सारी कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए ही आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। जैसे सबसे बड़ी कमी जो क्या थी रेगुलेटिंग एक्ट की, सबसे बड़ी कमी रेगुलेटिंग एक्ट की जानते हैं कि क्या थी? सबसे बड़ी कमी ये थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी दो काम एक साथ करती थी, कौन कौन से? नंबर एक तो ये ट्रेड करते थे, और ट्रेड के साथ में ये एक काम और कर रहे थे, पॉलिटिकल अफेयर्स। यानी कि जो राजा रजवाड़े थे, नवाब थे, उनके साथ राजनीतिक संबंध भी ये बना रहे थे। यानी कि व्यापार भी कर रहे थे और साथ में राजनीति भी कर रहे थे, जो एक सबसे बड़ी वजह थी इस कंपनी के लॉस में जाने की, क्योंकि असल में तो इनका काम ट्रेड करना था, लेकिन ट्रेड के अलावा ये पॉलिटिकल मामले भी देख रहे थे। और इन दोनों कामों को हैंडल करने के लिए एक ही ग्रुप होता था जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको रिवाइज करवा दूं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये संख्या में 24 थे, लंदन में रहते थे और लंदन से ही कंपनी के ट्रेड को कंट्रोल करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को आप कह सकते हैं निर्देशक मंडल। जी हाँ, इसको आप कह सकते हैं निर्देशक मंडल। हिंदी भी लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। निर्देशक मंडल। बहुत ही रेयर मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि निर्देशक मंडल में कितने सदस्य थे। साफ साफ दिख रहा है 24 सदस्य थे, और ये कहां से ऑपरेट करते थे सारी कार्रवाई को? लंदन से। तो भैया सीधी सी बात यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के सर्वे सर्वा थे, जिनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करता था, वो लोग दो चीजें एक साथ ऑपरेट कर रहे थे, ट्रेड भी संभाल रहे थे और साथ में पॉलिटिकल अफेयर्स को भी संभाल रहे थे। इसी कमी को दूर करने के लिए ही आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, जिसके अंदर एक नया कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिसको नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसको हम हिंदी में कहते हैं नियंत्रक बोर्ड। और ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये ही अब से आपके जो राजनीतिक मामले हैं वो देखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स ये लोग देखेंगे, कंपनी सिर्फ ट्रेड करेगी। तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है इसके अंदर टोटल जो मेंबर्स थे 6 मेंबर्स इसके अंदर रखे गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 थे। तो इस हिसाब से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको जिम्मेदारी दे दी गई ट्रेड संभालने की, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इनको जिम्मेदारी दे दी गई पॉलिटिकल अफेयर्स की। मोटी सी बात यह है कि पहले दो कामों को एक आदमी करता था, अब दो कामों को करने के लिए दो ग्रुप हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। कंपनी के शासनकाल में दोहरी सत्ता का प्रारंभ, या कंपनी के शासनकाल में दोहरी शासन व्यवस्था का प्रारंभ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा, दो क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे। पहला कि निर्देशक मंडल क्या संभालते थे? ट्रेड संभालते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक बोर्ड क्या संभालता था? पॉलिटिकल अफेयर्स को संभालता था। ठीक है, तो मेन पॉइंट हमारा क्या बनता है? यहां से मेन पॉइंट हमारा भैया बनता है ये, स्टार्टिंग ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट ड्यूरिंग कंपनी रूल। ड्यूरिंग कंपनी रूल हिंदी में लिख सकते हैं कंपनी के शासनकाल में दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ। दोहरी शासन प्रणाली का प्रारंभ। दोहरी शासन व्यवस्था कैसे? देखो, ट्रेड संभालेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पॉलिटिकल अफेयर संभालेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इसीलिए दो काम और दो अलग अलग आदमी, इसीलिए इसको कहते हैं ड्यूल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। ये ड्यूल गवर्नमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करिएगा। कभी कहो सर बताया नहीं था। एक और चीज इंपॉर्टेंट थी, पहली बार इस एक्ट के अंदर 1784 वाले एक्ट में पहली बार ये कहा गया ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से, भैया जितना एरिया कंपनी ने भारत में कैप्चर किया है, 100 गज, 500 गज, 800 गज, जितना भी एरिया कंपनी ने दबाया है, वो सारा एरिया ब्रिटेन की महारानी का होगा और उस एरिया को कहा जाएगा ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, आई थिंक 2019 पता नहीं 18 में आया था कि कौन से अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। बाय विच एक्ट
बाय विच एक्ट कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वॉज कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो राइट आंसर था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए समझते हैं। ब्रिटिश आप इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज, फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, पहली बार हिंदी में लिख लीजिएगा, पहली बार कंपनी अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कंपनी अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो इसका मतलब ये हो गया, धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है कि कंपनी जितना भी एरिया कैप्चर करती जाएगी वो किसका होगा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का होगा, उसकी रानी का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज इस एक्ट में आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता था, मैंने आपको बताया था 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था और उसके साथ में उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी जिसमें 4 सदस्य थे, यानी कि उसकी कार्यकारी जो परिषद थी वो बनी थी जिसमें 4 सदस्य थे। तो मेन पॉइंट क्या है कि मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे वो 4 थे, तो 4 से घटाकर 3 कर दिए गए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो यहां पे लिखेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was reduced to 3। हिंदी में लिख लेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी, पहले 4 थी। ठीक है, यह है आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसमें था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया जिसमें 6 मेंबर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कह दिया गया भाई आप पॉलिटिकल मामले देखिए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बता दिया गया आप ट्रेड देखिए। ये 24 थे और ये 6 थे संख्या में। ठीक है, आगे बढ़िए। कंपनी के शासनकाल में दोहरी शासन प्रणाली कहते हैं इसको, क्योंकि 2 कामों को करने के लिए 2 लोग आ गए और पहली बार कंपनी जो टेरिटरीज थी उनको कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। और लास्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कहते हैं, कार्यकारी जो परिषद थी उसके अंदर जो 4 लोग थे उनकी संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब दोस्तों यहां से शुरुआत होती है चार्टर एक्ट की। चार्टर एक्ट एक बार जान लेते हैं क्या चीज़ है, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी। चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भैया चार्टर एक्ट क्या है, क्या चीज़ है। चार्टर अधिनियम, बेटा सबसे पहली बात तो ये कि चार्टर जो है एक पर्चे को चार्टर कहते हैं, उस पर लिखकर ये एक्ट आपके भारत में आते थे। तो सबसे पहला जो चार्टर भारत में आया वो था 1793। इसको बोलते हैं फर्स्ट चार्टर एक्ट। 1793 में, और हर 20 साल बाद चार्टर आता था। इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, सही कहा आपने, 1813। तो सेकंड चार्टर आपका है 1813। फिर से इसमें 20 जोड़ दीजिए, अब कितना बन जाएगा, 1833। ये है थर्ड चार्टर।
और अब फिर से 20 जोड़ दीजिए, अब बन जाएगा 1853, फोर्थ चार्टर। अब रुक जाइए, अब 20 मत जोड़िएगा वरना हमारी क्रांति 1857 नहीं होगी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन बना। पहला क्वेश्चन, कुल कितने चार्टर इशू हुए? 4 हुए। कितने साल बाद आते थे? 20 साल बाद। पहला चार्टर कब आया? 1793। और लास्ट कब आया? 1853। 3 सवाल सीधे सीधे आपके ये हो गए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा चार्टर एक्ट 1813 पे। लेकिन 1793 चार्टर एक्ट में कुछ नहीं है पढ़ने वाला, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था। अब सर हम तो 1793 भी भूल जाएंगे, तो कैसे याद रखें? देखो भाई, भूलने तो मैं दूंगा नहीं ना। 1773 में अगर आप 20 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? भला बताइए। तो बन जाएगा 1793। यूं समझ लीजिए कि 1773 में 1773 के टाइम पे जो कंपनी को कहा गया था कि भैया आप रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो बार बार आपका उसके अंदर अमेंडमेंट्स हो रही थी, ठीक है। तो 1793 73 में 20 जोड़ेंगे 1793, समझे? 20 20 20 20 20 जोड़ते चले जाए, क्योंकि जब भी आप हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो डेट्स को याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा मुश्किल बन जाता है। इंपॉर्टेंट तो है ही, बट आपके लिए मुश्किल बन जाता है, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो अलार्म भी फ़ोन में भर के सोते हैं, वही उठाता है हमें, ठीक है। चलिए अब हेडिंग बनाइए, चार्टर एक्ट 1813। उम्मीद कर रहा हूँ जो भी कथा यहाँ पे चल रही है आपको आनंद आ रहा होगा। चार्टर एक्ट 1813 है ना, ये इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चार्टर अधिनियम 1813। लेकिन चार्टर अधिनियम 1813 को भैया इतनी आसानी से मैं नहीं बताऊंगा। सॉरी, मैंने कैरेक्टर लिख दिया यार, इसको चार्टर कर देते हैं, क्योंकि जीएस के टीचरों की थोड़ी समस्या होती है। चार्टर एक्ट अब सही है। चलिए, चार्टर अधिनियम 1813, इसको जानने से पहले कुछ बातें आप इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 का बैकग्राउंड क्या है, फिर आप आसानी से समझ जाएंगे। चार्टर एक्ट 1813 का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा सिंपल सा है। इसके बैकग्राउंड को जानने के लिए आपको एक व्यक्ति से मिलना चाहिए, खुदा कसम बहुत हेल्प करेगा, और वो व्यक्ति है ये। इस व्यक्ति का नाम है भैया नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। लुई 16 को हराकर ये भाई साहब बना फ्रांस का राजा। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको याद होगी, ये बना फ्रांस का राजा, और फ्रांस का राजा फ्रांस किंग, फ्रांस का राजा बना। और जिस वक्त ये फ्रांस का राजा था, फ्रांस के कंट्रोल में 2 हिस्से आते थे, एक तो आता था स्पेन और दूसरा आता था रशिया, ठीक है। लुई 16 को हटाकर ये फ्रांस का राजा बना, और फ्रांस का राजा जब ये बना उस वक्त स्पेन और रशिया 2 ऐसे हिस्से थे जो आते थे फ्रांस के अंतर्गत। और भाई साहब नेपोलियन बोनापार्ट का और ब्रिटेन राज घराने का 36 का आंकड़ा था, या यूं कह लो फ्रांस का और इंग्लैंड का दोनों का 36 का आंकड़ा था। इसीलिए जैसे नेपोलियन बोनापार्ट राजा बना, इसने सभी कंट्रीज को जो फ्रांस के एलाई थे सभी को बोल दिया, भैया ये अब से नहीं चलेगा, आप सभी लोग यूएसए के साथ, सॉरी यूके के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, इंग्लैंड के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। और समस्या ये है कि इंग्लैंड की जितनी कंपनियां थी वो ज़्यादातर ट्रेड करती थी स्पेन में और रशिया में, तो स्पेन और रशिया तो पहले ही इनके अधिकार में था, तो वहाँ तो वो ट्रेड करे कैसे। और बाकी जो और देश रह गए थे, पुर्तगाल था, जर्मनी था साथ में, या और भी जो भी जितने भी किंगडम थे, ग्रीस था, रोमन एम्पायर था, उन सभी को नेपोलियन बोनापार्ट ने बता दिया कि भैया अब से नो बिजनेस विद इंग्लैंड। अब हुआ ये कि जितनी कंपनियां स्पेन, रशिया, फ्रांस इन जगहों पर काम कर रही थी इंग्लैंड की, उन सभी को वहाँ से निकाल दिया गया। जैसे हमने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था, नो चाइनीज़ मेड इन इंडिया, है ना, या मेक इन इंडिया, तो ये सारी कंपनियां वापस पहुंची इंग्लैंड। तो इंग्लैंड की सरकार पर दबाव बना और इन सभी को एक ही देश समझ में आया, वो था भारत, कि भाई चलो भारत आओ, भारत पहुंचो भारत। और आए भी क्यों ना, क्योंकि भारत भरा हुआ था पूरा का पूरा रॉ मटेरियल से,
और भारत में एक ही कंपनी थी जो ट्रेड करती थी, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अलावा तो कोई कंपनी थी नहीं। तो यहाँ से अब एक सबसे पहला पॉइंट आएगा कि बाकी कंपनियां जब भारत में आ रही हैं ट्रेड करने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, तो फिर कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली यानी कि व्यापार में जो एकाधिकार था उसका वो खत्म हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे, है ना, मेरी ऐसी उम्मीद है कि बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं इसके पहले पॉइंट की तरफ, क्योंकि बैकग्राउंड जब तक आपको क्लियर नहीं होगा ना कोई फायदा नहीं है। तो चार्टर एक्ट का पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार में एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त, व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। अब से व्यापार में ये पूरा इनका अधिकार नहीं रहेगा। आप कह सकते हैं एंड ऑफ कंपनी मोनोपोली। कंपनी कौन सी भैया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, लेकिन साथ में यहां से एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। अब कंपनी ने कहा कि गुरुओं हमें तो क्यों मार रहे हो, हमारा मोनोपोली तो सारी आपने हमारी छीन ली, लेकिन हम भी तो कुछ ट्रेड करें, कुछ ऐसी चीजें तो रखो जिसमें हमारे सिवाय कोई ट्रेड ना कर पाए। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कहा जाओ सिमरन जी लो जिंदगी, चलो तुम्हें भी कुछ दे देते हैं। और इन्हें क्या दिया? इन्हें दिया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अलावा कोई भी व्यक्ति टी ट्रेड नहीं कर सकता। टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, क्योंकि चाइना से ये चाय वगैरह और ओपियम वगैरह अफीम वगैरह खरीदते थे। ट्रेड विद चाइना, मोनोपोली गिवन टू द कंपनी। हिंदी वाले बच्चे लिख लो भाई, चाय व्यापार और चाइना और चीन के साथ व्यापार, चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार, चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया। भैया ये है सीधा सा मतलब कि चाय और चीन के साथ व्यापार सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इनके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस एक्ट में एक बात और कही गई कि भैया 1 लाख रुपए अब से कंपनी जो है ब्रिटिश इंग्लैंड में शिक्षा पे खर्च 1 लाख रुपए का जो फंड है वो कंपनी भारत में खर्च करेगी एजुकेशन के नाम पर। तो यहां पे लिख देंगे रुपीज 1 लाख एजुकेशन बजट was recommended, was recommended। 1 लाख रुपए का शिक्षा बजट जो है वो सुझाया गया। लिख लेंगे 1 लाख रुपए का शिक्षा बजट प्रस्तावित किया गया। 1 लाख रुपए का शिक्षा बजट प्रस्तावित किया गया। नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस 2018-19 में जो परीक्षा हुई थी जिसकी ज्वाइनिंग 2022 में जाके हुई, उसमें क्वेश्चन आया था कि क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउडेड टू इंडिया। ठीक है, आप लिख सकते हैं भारत ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं को भारत में प्रचार करने की छूट दी गई। ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं को ईसाई धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज है, इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अभी तक जो कोर्ट थी वो सिर्फ यूरोपियंस को लेके मामले सुन सकती थी, लेकिन उनको सजा नहीं दे सकती थी। तो इस एक्ट में एक बात और याद रखेंगे, यूरोपियंस को कोर्ट द्वारा सजा का प्रावधान किया गया, आप लिख सकते हैं यूरोपियंस कैन बी कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ठीक है। ये है भैया सीधी सी बात। आगे चलते हैं चार्टर एक्ट 1833 की तरफ। चार्टर एक्ट 1833। तो 1813 में हमने काफी सारी बातें पढ़ी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी चार्टर एक्ट 1813 आपको ध्यान आए तो सिंपल याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को सारा आपको ध्यान आ जाएगा। चार्टर एक्ट 1833, 1813 के 20 साल बाद ये आया है, इसको जानते हैं इसमें क्या क्या खास बात है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आएगा, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट। इसको सेंट हेलेना अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। दरअसल सेंट हेलेना एक आइलैंड का नाम है जो पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हिलटा लुलटा रहा। कभी इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया, कभी पुर्तगाल ने कब्जा कर लिया, कभी स्पेन ने कब्जा कर लिया। तो अभी सिर्फ ये याद रखिएगा कि सेंट हेलेना एक्ट में जो सेंट हेलेना है वो क्या है, एक आइलैंड का नाम है, ठीक है। सेंट हेलेना एक आइलैंड है, उसको ध्यान रखिएगा। तो इस एक्ट की सबसे पहली चीज क्या है जानते हैं। सबसे पहली चीज इस एक्ट की क्या थी? सबसे पहली चीज एंड ऑफ कंपनी ट्रेड, ठीक है, कंपनी के व्यापार का अंत, कंपनी के व्यापार का अंत। तो अब कंपनी क्या काम करेगी? कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। कंपनी बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कंपनी को केवल एक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। कंपनी को केवल एक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। कंपनी को केवल एक प्रशासनिक संस्था बना दिया गया। नंबर 3, अब आपको याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें मैंने बताया था कि एक भारत में पोस्ट बनी जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। और उसके साथ में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर थे। फिर 1784 का एक्ट आया जिसमें इन 4 मेंबर्स को घटाकर 3 कर दिया गया। अब है चार्टर एक्ट 1833 जिसमें उन 3 मेंबर्स को बढ़ाकर फिर से 4 कर दिया गया। यानी कि 1773 में पहले 4 थे मेंबर, फिर 1784 में 3 हुए और 1833 में फिर से ये मेंबर कितने हो गए? 3 हो गए, सॉरी फिर से 4 हो गए। तो यहां पर आपको समझना है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स वर इंक्रीज्ड टू 4, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1773 में कितने थे भाई, 1784 में कितने थे और 1833 में कितने हुए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, मैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ।
यहाँ पे 4 थे, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। ठीक है, क्योंकि ये मेंबर ही आगे जाके हमारी पार्लियामेंट का शक्ल लेंगे, तो आपको ये ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल वगैरह क्या है। नंबर 4 पे देखते हैं, नंबर 4 पे क्या है। नंबर 4 में भैया एक नई पोस्ट बनी भारत में, जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस पोस्ट पर आने वाला सबसे पहला प्राणी था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक बात और याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने पास से कोई रूल नहीं बनाता था। रूल कौन बनाता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद। तो इस एक्ट में व्यवस्था की गई कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से कोई रूल नहीं बना सकता, वो रूल बना के किसको भेजेगा? ब्रिटेन की संसद को। और आप अच्छे से जानते हैं संसद जब भी कोई रूल पास करती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। तो इससे पहले 1833 के एक्ट से पहले जितने भी रूल भारत में बनते थे उनको क्या कहा जाता था? ऑर्डिनेंस कहा जाता था, विधेयक कहा जाता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जितने भी रूल भारत में लागू होते थे उन्हें अधिनियम कहा जाता था, एक्ट कहा जाता था। तो ये एक्ट क्या है, अधिनियम क्या है, एक बार देख लीजिए। विधेयक क्या होता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो भाई, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये है संसद, ठीक है। संसद में कोई विधेयक आया, विधेयक को क्या कहते हैं? बिल। अगर तो संसद इसे पास कर देता है तो ये क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। समझ गए? तो आप कह सकते हैं कि जितने भी एक्ट हैं वो कभी ना कभी बिल रहे होंगे। आप कह सकते हैं कि सभी अधिनियम विधेयक होते हैं, ऑल एक्ट्स आर बिल्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी विधेयक संसद में आए वो पास हो। तो आप कह सकते हैं कि ऑल बिल्स आर नॉट एक्ट्स। सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते हैं, लेकिन सभी अधिनियम विधेयक होते हैं। समझ में आ गए? तो मेन पॉइंट हमें यहां पे क्या लिखना है? नंबर 5 पे, लॉज मेड वर कॉल्ड एक्ट्स। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस अधिनियम में या इस 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 के चार्टर एक्ट में कानूनों को अधिनियम कहा जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट में कानूनों को अधिनियम कहा जाता था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे मेन पॉइंट हमारे हैं। एक तो कंपनी ट्रेड के तौर पे एंड हो गया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य की संख्या 4 कर दी गई, और एक नई पोस्ट आ गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक आ गए इसमें। और यहाँ पर जो भी अब रूल बनेंगे उनको क्या कहेंगे? एक्ट कहेंगे। और लॉज मेड वर कॉल्ड एक्ट्स। ठीक है, एक छठा पॉइंट और ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट 6th पॉइंट, ओपन कंपटीशन सिस्टम। ओपन कंपटीशन सिस्टम for Indians was tried to be implemented. ठीक है, ओपन कंपटीशन सिस्टम होता था सरकारी नौकरी लेने के लिए, खुली प्रतियोगिता। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, एचएसएससी की, वो एक ओपन कंपटीशन है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है फॉर्म भर के अपना आ सकता है और अपना पेपर दे सकता है। रिजल्ट की तो छोड़ दो बात। तो ओपन कंपटीशन सिस्टम लिखेंगे, खुली प्रतियोगिता, सरकारी नौकरियों में भाग लेने के लिए खुली प्रतियोगिता, सरकारी नौकरियों में भाग लेने के लिए खुली प्रतियोगिता में भारतीयों द्वारा भाग लेने का प्रस्ताव रखा गया
परंतु ये कभी लागू नहीं हुआ, परंतु ये कभी लागू नहीं हुआ। ठीक है भाई। अब चलते हैं लास्ट चार्टर एक्ट की तरफ। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1853 में सबसे पहली चीज तो ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद जो थी, उसके अंदर आपके जो पिछले एक्ट में 4 मेंबर थे, यहां पर उनको बढ़ा के 6 कर दिया गया। 6 मेंबर्स तो ये आ गई, 6 मेंबर्स। और इसके साथ में एक लेजिस्लेचर काउंसिल भी बनाई गई, लेजिस्लेचर काउंसिल, जिसको बोलते हैं विधायी परिषद। देखिए यहां पर आपको थोड़ा रोकूंगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, सर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेचर काउंसिल क्या होती है। देखिए सीधी सी बात है, किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है विधायी अंग, ठीक है, एक होता है कार्यकारी अंग, और एक होता है न्यायपालिका। यानी कि लेजिस्लेचर रूल बनाने वाला, एग्जीक्यूटिव बनाए गए रूल्स को लागू करने वाला, जिसको कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है, और तीसरा ऑर्गन होता है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो रूल्स को मेंटेन करने का काम करता है। तो किसी भी सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं। तो अभी तक आप लेजिस्लेटिव का नाम आपने नहीं सुना था, अभी तक आपने सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम सुना था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्या कहते हैं? कार्यपालिका परिषद, कार्यपालिका परिषद। इसमें 6 लोग थे, ये वो लोग थे 6 लोग जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उसके काम में हेल्प करते थे, रूल बनाने में हेल्प करते थे, और ये है विधायी परिषद। ठीक है, तो यहां भी 6 मेंबर थे और ये भी 6 मेंबर थे, तो 6 और 6 कितने हो गए भैया? 12। तो इन 12 लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता था? मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। और ये जो 6 लोग थे, इन 6 में से 4 इंडियंस थे, इन 6 में से 4 इंडियंस थे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं 2 पॉइंट यहां से निकल के आ रहे हैं। अभी तक किसी भी एक्ट में लेजिस्लेचर काउंसिल की बात नहीं हुई, विधायी परिषद की बात नहीं हुई, यानी कि सिर्फ किसकी बात हो रही थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यानी कि पहली बार 1853 के एक्ट में जो सरकार रूल बनाती है, रूल बनाने के प्रोसेस को भी एक अलग से जगह दी गई। या आप कह सकते हैं कि पहली बार कंपनी के शासनकाल में कार्यपालिका और विधायी पालिका को अलग अलग किया गया। यानी कि पहली बार ये माना गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो रूल बनाते हैं वो एक स्पेशल काम है, उसके लिए अलग से कुछ बागड़ बिल्ले होने चाहिए। समझ में आ गई? और ये जो 6 इंडियन यहाँ पर आते थे, ये नॉमिनेट होते थे, इनका इलेक्शन नहीं होता था। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसमें पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर सेपरेटेड। आप लिखेंगे हिंदी में, पहली बार कार्यपालिका और विधायी परिषद को अलग अलग किया गया। पहली बार कार्यपालिका और विधायी परिषद को अलग अलग किया गया। दूसरा पॉइंट, लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज देयर। लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज देयर। लिखेंगे प्रथम बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। प्रथम बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। आप लिख सकते हैं कि पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में जगह दी गई। पहली बार भारतीयों को विधायी परिषद में जगह दी गई। तीसरा पॉइंट है
ओपन कंपटीशन ये लागू हो गया। पिछले एक्ट में जो खुली प्रतियोगिता थी जिसके तहत सरकारी नौकरियों में लोग भाग लेते थे, उसकी सिर्फ बात उठी थी, वो लागू नहीं हुई थी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता को लागू कर दिया गया। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता को लागू कर दिया गया। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता को लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से माय डियर हमने सबसे पहले शुरुआत की 1773, फिर 1781, फिर 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 पहला चार्टर एक्ट, उसके बाद फिर 1813 दूसरा चार्टर एक्ट, 1833 तीसरा चार्टर एक्ट और 1853 चौथा चार्टर एक्ट। 53 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 1857 की क्रांति होना तय है। लेकिन इस क्रांति को कराएंगे अगली क्लास में, यानी कि आज की क्लास में आपने पूरा जान लिया कि कंपनी के शासनकाल में भारत में क्या क्या चीज़ें आई। कंपनी के शासनकाल में शुरुआत हुई थी गवर्नर ऑफ बंगाल के साथ, फिर इसी रैंक को बढ़ाकर किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर इसी रैंक को बढ़ाकर किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में इसमें 4 लोगों से शुरुआत हुई थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ 4 लोग जोड़े गए उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तौर पर। फिर 4 से 1784 में ये 3 हुए, 1833 में फिर 3 से 4 हुए, समझ आई। और फिर 1853 में 4 से 6 हुए और 6 के साथ में एक्स्ट्रा और 6 लोग जोड़ दिए गए जिनको नाम दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 6 और 6 12 इनको मिलाकर कहा जाने लगा भारत की संसद। ये 12 लोग ही मिलकर रूल्स बनाते थे जो कि बाद में फिर लंदन से पास होके आते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे झेला। अगली क्लास में मैं फिर आऊँगा। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश क्राउन रूल के समय में भारत के संविधान में कौन कौन से चेंज हुए। लेकिन अगली क्लास में रिवाइज करके आना भाई, वरना अगला समझ में नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।